जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज के करंट अफेयर्स में हम 24 अप्रैल 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1239 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1239 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा और स्टैटिक जीके मिलेगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहां पे आपके लिए मोटिवेशन थॉट है। अब हम अपनी कदमों की रफ्तार बढ़ाएंगे। पापा ने साइकिल पर घुमाया था, हम पापा को BMW में घुमाएंगे। दोस्तों, हर एक बच्चे का सपना होता है अपने माता पिता का नाम रोशन करना, उन्हें वो हर चीज देना जो वो आप उनके माता पिता डिजर्व करते हैं। पर दोस्तों, सपने ऐसे पूरे नहीं होते, ये एफर्ट्स मांगते हैं, आपकी मेहनत मांगते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। तो जब आप बड़ा ड्रीम करोगे तो आपका एफर्ट्स भी बड़ा होगा। इसलिए सपने देखने में कोई भी कंजूसी मत करो। क्या पता आपके सारे सपने सच हो और आप मुझे मैसेज करें, सर आपने सपने के बारे में बात की थी, आज हमने उसे पूरा कर लिया है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। और पहला प्रश्न है साथियों, वही घटना जो हमें दर्द में डाल देती है, वही घटना जो हमारे आंखों के सामने आती है तो अंधेरा छा जाता है। पहलगाम इलाके में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पे हमला किया गया, कितने लोगों की मौत हो गई है? तो हाउ मेनी पीपल्स हैव बीन किल्ड ऑन द अटैक बाय द टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर? तो पहलगाम एरिया में दोस्तों 27 लोगों को मार दिया गया और साथियों 27 लोगों के साथ बहुत सारे लोग यहां पे घायल भी हुए हैं। तो साथियों, ये एक बड़ा चिंता का विषय है और इस पर भारत सरकार ने बड़ा कड़ा एक्शन भी लिया है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको भी देख लेना। एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि उसका क्या क्या परिणाम होगा पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको पूरा इंपैक्ट बताऊंगा, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कहां चले जाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। तो साथियों, यहाँ पे ये जो जगह है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैसारान घाटी है पहलगाम में, जहां पर ये हमला किया गया निहत्थे लोगों पर जो एंजॉय करने आए थे, एक टाइम स्पेंड करने आए थे अपने फैमिली के साथ। आपको पता जम्मू कश्मीर दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, लोग वहां पे जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नागरिक हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने भी सपोर्ट किया है। इससे उनके ही बिजनेस पे नुकसान होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वापस से टूरिज्म बढ़ रहा था, वापस से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, तो वहां पे रोजगार मिल रहे थे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों पर और भारत पे भी पड़ेगा। तो क्योंकि भारत का टूरिज्म भी जम्मू कश्मीर से ही चलता है। वैसे तो बहुत सारे स्पॉट है, लेकिन जम्मू कश्मीर लोग जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में यह घटना हुई और आतंकवादी हमले में दोस्तों हमारे 27 नागरिक मारे गए और 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो साथियों, यहां पर एक आपको देखने को मिल रहा है, लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी विंग है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में TRF कहते हैं। इसने यहां पे जिम्मेदारी ली है और एक इमेज कल काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। यहां पे 4 लड़के दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही हैं जिन्होंने शूट किया हमारे नागरिकों पर और उनसे ये पूछा जा रहा था कि तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम। तो यहां पर कुछ पढ़ने के लिए भी बोल रहे थे, मैं देख रहा था वीडियो में। तो जिन्होंने पढ़ा तो वो बच गए और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मार दिया गया। इवन पैंट भी उतरवा दी गई थी, पैंट उतरवा करके चेक किया जा रहा था। ऐसी खबरें भी मैंने पढ़ी। तो ऐसे दरिंदे लोगों को तो ढूंढ के मारना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को एक और बड़ा हमला हुआ था जो कि पुलवामा अटैक है। और पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है, ये बिग अटैक हुआ है और इसका मुंह तोड़ जवाब हमें देना ही होगा। तो साथियों, पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था और फिदायन हमला था। 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे और आज भी हम उनको याद करते हैं। तो साथियों, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तुरंत अपनी यात्रा को, अभी जो ये गए थे सऊदी अरब, 2 दिनों की यात्रा पर थे, बीच में ही इन्होंने यात्रा छोड़ी और ये भारत वापस लौट करके आए। साथियों, आप सभी PDF के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और आप हमारे साथ इसी प्रकार से कनेक्टेड रहें। और इस फैमिली को भी आपको बढ़ाना है
और इसको अब टारगेट है हमारा 1 लाख करना है। 41,000 मेंबर है, 1 लाख आपको करना है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए। हमारी टीम के पास ये आपको आपका मैसेज आएगा, मैं भी यहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। आइए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि प्राइज एंड अवार्ड से रिलेटेड है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड समर अबू एलॉफ को मिला है। किसे मिला है? समर अबू एलॉफ। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करते फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो राजेश उन्नी को मिला है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन पटनायक ये सैंड मास्टर है, सैंड मास्टर अवार्ड इनको मिला है, सैंड मास्टर अवार्ड इनको मिला है। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ऑप्शंस को समझा रहा हूं तो हिंदी वाले जो हिंदी तो लिख ही रहा हूं, इंग्लिश वाले जो है कुछ इंग्लिश में लिख देता हूं, कुछ हिंदी में, थोड़ा सा मिक्स करके चलना, हम एकदम अंग्रेज भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप वो फोटोग्राफ देख रहे हैं जो को कैप्चर किया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। इस बच्चे का हाथ नहीं है, तो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है समर अबू एलॉफ। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता है 2025 का। तो आप इस बच्चे को देख सकते हैं, इसके दोनों हाथ नहीं है, 9 साल का बच्चा है। दोस्तों गाजा में ये तस्वीर खींची गई थी मार्च 2024 में। फिलिस्तीन में एक इजरायली हवाई हमला हुआ था जिसमें इस बच्चे ने दोनों हाथ को खो दिया और तभी यहां पर इस फोटो को कैप्चर किया गया। इस फोटो में साफ साफ उस बच्चे का दर्द झलक रहा है कि कितनी पीड़ा है। मासूम लोग हैं और इनका कोई दोष नहीं है, दो देश आपस में लड़ते हैं, इसमें बच्चों का क्या नुकसान, बच्चों को यहाँ पे इस प्रकार से कैसे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो साथियों ये जो तस्वीर है अमेरिका की एक समाचार पत्र है, इसका नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसे हम एनवाईटी बोलते हैं। तो एनवाईटी के लिए खींची गई थी। इसमें जो प्रेस जो अवार्ड मिला है वो 10,000 यूरो का नगद पुरस्कार मिला है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए होता है, ये अवार्ड प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। ड्यूरो मैकेट किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं? ड्यूरो मैकेट हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया। सर्बिया इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और सर्बिया रशिया से लगा हुआ है। और आप देखें तो सर्बिया की जो पार्लियामेंट है, इन्होंने अभी नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जो कि डॉक्टर भी हैं और ये डॉक्टर के साथ साथ एकेडमिशियन भी हैं। तो डॉक्टर और शिक्षाविद हैं ड्यूरो मैकेट, जिनको नया प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया है। 250 सीट वाली संसद है, इनको टोटल 153 वोट्स यहाँ पे मिले हैं और यहाँ पे 125 चाहिए मेजॉरिटी जो है, और मेजॉरिटी से काफी ज्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये पीएम मिलोस वुसेविक के स्थान पर की गई है। इस्तीफा इन्होंने दिया था 28 जनवरी 2025 को, उसके बाद से ये पद खाली था, अब इन्हें अपॉइंट यहाँ पे किया गया है। अब सर्बिया की बात कर लेते हैं। तो सर्बिया कहाँ पे है, आइए इसकी लोकेशन को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रोमानिया है, बुल्गारिया है, और यहाँ पर देखें आप क्रोएशिया है, ये हंगरी है, और यहाँ देखिए आप मैसेडोनिया है, कोसोवा है, मॉन्टेनीग्रो है, और ये सर्बिया है, ठीक है। जो नोवाक जोकोविच आप टेनिस प्लेयर जानते हैं ना, वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो सर्बिया यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, इसकी कैपिटल बेलग्रेड है, इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुजिक, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो सर्बियाई दिनार। ध्यान में रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आएंगे। अब साथियों बात यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की आई, हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री पढ़ा सर्बिया का, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिवाइज कराता हूं। तो देखते हैं, आप चेक भी करते जाना आपको याद है कि नहीं। ब्राइस ओल्गी नागुएमा, तो ये गैबोन के प्रेसिडेंट बने हैं। कहां के? गैबोन के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैनियल नोबोआ, ये इक्वाडोर के वापस से प्रेसिडेंट बने, इक्वाडोर को क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिस्टी कोवेंट्री, तो क्रिस्टी कोवेंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि आईओसी है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये उसकी यहाँ पे चेयरमैन बनी है, पहली महिला है। नेक्स्ट है इयाल जमीर, तो इजराइल के सैन्य प्रमुख है, इजराइल के ये आर्मी चीफ है, मिलिट्री चीफ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक मर्ज, तो फ्रेडरिक मर्ज जो जर्मनी के चांसलर बने हैं।
कहां के चांसलर बने हैं? जर्मनी के चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको तो बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हैं। कहां के प्रेसिडेंट बने हैं? बेलारूस के प्रेसिडेंट। बेलारूस रशिया का बहुत ही करीबी देश माना जाता है। यमांदू ओरसी ये उरुग्वे के प्रेसिडेंट बने। उरुग्वे कहां पे आता है? उरुग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब्दुल्ला माइगा तो माली के प्रधानमंत्री बने, माली के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट अपॉइंटमेंट अभी जो रिसेंट में है वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक लास्ट है क्लाउडिया शिनबॉम। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे AIIB बोलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं, निवेश समाधान का उपाध्यक्ष, इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का वाइस प्रेसिडेंट इनमें से किस व्यक्ति को चुना गया है? तो ये है, आप देखिए, अजय भूषण पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। जो सुनील कक्कड़ हैं ये सुजुकी मोटर्स में क्या है? सुजुकी मोटर्स में MD बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। अजय सेठ भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। अमिताभ कांत जो G20 है ना, तो G20 के शेरपा हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं G20 मीटिंग्स में। इस साल की जो G20 मीटिंग होने वाली है वो कहां पे होने वाली है? कमेंट बॉक्स पे आप सभी मुझे बताएं। अजय भूषण पांडे आप यहां पर देख सकते हैं, जिनको एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष, निवेश समाधान का उपाध्यक्ष बनाया गया। तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं। क्लास आपकी बहुत ही इंटरेक्टिव होती है, सबसे कम समय में आपको क्लास मिलती है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोज आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की बात करें तो एक प्रकार का मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि यहां पे इसका मेन फोकस होता है एशिया और उसके साथ साथ जो बाहर के क्षेत्र हैं उनका आर्थिक विकास करना और सोशल डेवलपमेंट करना। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी बीजिंग, चाइना में। आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में भारत का भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है। भारत, चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है और भारत यहां पे सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB में। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पे लॉन्च किया गया? वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरसिटी क्रूज टर्मिनल बीन लॉन्च्ड? तो भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई में लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया? मुंबई में। तो इस क्रूज के माध्यम से आप यहां पे घूम सकते हैं। टर्मिनल जानते हैं ना आप, अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं वहां पे टर्मिनल्स होते हैं। आप अगर रेलवे स्टेशन जाते हैं वहां प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे ट्रेन खड़ी होती है। तो यहां पे टर्मिनल वो जगह है जहां पर आप क्रूज, आप वहां से क्रूज के लिए जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो हमारे केंद्रीय बंदरगाह यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे संभाल रहे सर्बानंद सोनोवाल, तो ये मुंबई गए थे और भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, तो भारत सरकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि खासकर टूरिज्म को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको भी आगे लेके जाएगा। तो मुंबई इंटरसिटी क्रूज टर्मिनल भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत डेवलप किया गया है। ये टोटल जो एरिया है वो 4,15,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैला हुआ है। इसकी डेली जो कैपेसिटी 10,000 पैसेंजर की है और लगभग हर साल जो 10 लाख यहाँ पे पैसेंजर जो हैं वो यहाँ पे यात्रा करेंगे। इसे ये क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है और प्रतिदिन 5 जहाजों को ही संभाल सकता है टर्मिनल। ये टर्मिनल आप फोटो इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूज लगा हुआ है, आप जाएंगे, आप बैठेंगे और इस जर्नी को एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर इस मिशन की यहाँ पे शुरुआत करी थी। अब यहाँ पे टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया गया है। प्यारे साथियों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे बुक्स और उनके ऑथर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है। आइए देखते हैं। प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है और इसी पर एक मूवी भी बनी है जिसमें अर्जुन कपूर जो है अभिनय करे हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह ने लिखी है। संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी है जो कि मनमोहन सिंह के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए
आयरन वुड चिप को किसने लॉन्च किया है? तो एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरन वुड चिप को गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने हाल ही फिलहाल में इसे लॉन्च किया है। और ये 7th जनरेशन 7वीं पीढ़ी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है जिसका नाम आयरन वुड यहां पे रखा गया है। तो ये क्या करेगा? एआई एप्लीकेशन को स्पीड अप कर देगा। तो एआई जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको यहां पे मोर फास्टर के लिए से डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों आयरन वुड जो चिप है 192 GB की हाई बैंडविड्थ मेमोरी है इसमें, ये आप यहां पर देख सकते हैं जिससे यहां पे तैयार किया गया आयरन वुड चिप को। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एआई से रिलेटेड, आइए उसे भी डिस्कस करते हैं। तो भारत का सबसे पहला एआई यूनिवर्सिटी कहां पे खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया। अगर आपसे पूछा जाए कि डीप सीक एआई जो है किस देश से रिलेटेड है, तो चाइना से रिलेटेड है। दोस्तों हाल ही में ग्रॉक भी लॉन्च किया गया है जो कि किसका है दोस्तों? एलॉन मस्क का है। ठीक है, ग्रॉक एआई को भी लॉन्च किया गया है। एआई समिट कहां पे हुआ था? एआई समिट फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत जो है एआई पे इन्वेस्टमेंट के मामले में किस नंबर पे आता है, तो दुनिया में हम 10वें प्लेस पर हैं और पहले प्लेस पे अमेरिका है। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपने एआई बेस्ड पढ़े हैं, तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आएगा और आपको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पे थे, दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। तो कितने समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं? तो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, 4 एमओयू किए गए। मैंने आपको बताया कि अभी ऑफिशियल यात्रा पर थे, वहां के क्राउन प्रिंस ने इनको इनवाइट किया था 2 दिनों के लिए, लेकिन यहां पे कल के हमले के बाद उनको तुरंत वापस आना पड़ा, क्योंकि पहले तो देश के प्रधानमंत्री हैं और इनकी जिम्मेदारी भी है कि भाई पहले अपने नागरिकों को देखे, समझौते तो होते रहेंगे। तो सऊदी अरब और भारत के बीच में 4 एमओयू हुए हैं और पहला एमओयू है वो है यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी को लेके, यानी स्पेस एजेंसीज को लेके, कि हम दोनों मिलकर के स्पेस के सेक्टर में काम करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको पता है बहुत सारे एथलीट इलीगल ड्रग्स लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो हम दोनों देश मिलकर के यहाँ पे एंटी डोपिंग एजेंसी बनाएंगे और दोनों साथ में इस क्षेत्र में काम करेंगे। तीसरा है साथियों, देशों के डाक ऑफिसर्स के बीच में इनवर्ट सरफेस पार्सल में सहयोग करेंगे। ये इनवर्ट सरफेस पार्सल क्या होता है कि मान लीजिए कोई पार्सल हम भारत से सऊदी अरब भेज रहे हैं, सऊदी अरब से भारत आ रहा है, तो वो सेफली आए और ठीक तरीके से उसका मतलब रख रखाव हो, इसे हम कहते हैं इनवर्ट सरफेस पार्सल में यहाँ पे कोऑपरेशन। चौथा है हम यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में दोनों देश यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। प्यारे साथियों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच के बारे में आपको बता रहा हूं, जो बच्चे जानते हैं वो यहाँ पे स्किप करेंगे 1 मिनट के लिए। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच एक मास्टर बैच है जो आपके जीएस के लेवल को अलग लेवल पे लेके जाएगा। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे उसको डेप्थ पता चल रही होगी कि मामूली बैच नहीं है, बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपके जीएस को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, आपकी समझ को डेवलप करेगा। इस पे 11 विषय मैं पढ़ा रहा हूं, नए छात्रों को मैं जानकारी दे रहा हूं। तो आप यहाँ पे ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी के 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप 10 नहीं 14 लेक्चर, तो आप पुराने रिकॉर्डेड देखते चलना, बाकी क्लास डेली अपलोड होती रहेंगी। 2 साल की वैलिडिटी है, आप जाकर के चेक करना, आपको नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, जो आप क्लास देख रहे हो उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी जो आप क्लास देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज, कोर्सेस एंड पीडीएफ, ई बुक, पेड कोर्सेज भी आपके लिए यहीं पे अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट करना। ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे विषय पढ़ाएंगे बहुत ही डिटेल के साथ। प्रश्न नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। चाइना और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई? अभी ठीक तरीके से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों चाइना बहुत आगे टेक्नोलॉजी के मामले, इस बात को तो मानना पड़ेगा, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चाइना और रशिया ने मिलकर के फैसला किया है कि वो चंद्रमा पे परमाणु प्लांट स्थापित करेंगे। ठीक है, अब कब करेंगे, सपना तो देख ही लिया है। तो रशिया और चाइना मिलकर के इस पे काम करेंगे और यह एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, ज्वाइंट वेंचर होगा इसको बनाने के लिए, और इसको हम 2035 तक कंप्लीट करें। 2035 तक हमारा भी टारगेट है इंटरस्टेलर स्पेस स्टेशन बनाने का। 2030 तक हमारा टारगेट है मलबा मुक्त करने का। बहुत सारे जो सैटेलाइट उड़ रहे हैं वो कचरा हो चुके हैं, तो एक्टिव नहीं, उनको हमें खत्म करना है। तो इस प्लांट को अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन यानी IRS के लिए
बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। अब देखो पावर प्लांट बना करके छोड़ तो नहीं देंगे, उससे बनेगी बिजली और उस बिजली का इस्तेमाल होगा, वहां पे एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, वहां पे रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा IRRS, तो उसको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। तो 2030 तक यहाँ पे चाइना का मकसद है कि एक हब यहाँ पे स्पेस पावर बने और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पे उतारें, इनका टारगेट है। ठीक है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियोग्राफ नेटवर्क में किसे जोड़ा है, कितने जियो पार्क को जोड़ा है? तो ग्लोबल जियो पार्क में दोस्तों 16 जियो पार्क को जोड़ा गया है। जानते जियो पार्क क्या होता है? ठीक है, तो साथियों आप यहां पर देख सकते हैं यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जोड़ा है। अपनी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ग्लोबल जियो पार्क जोड़े गए 11 कंट्रीज में। तो ये जो जियो पार्क है आपको नॉर्थ कोरिया, इक्वाडोर, इटली, नॉर्वे, चाइना, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, इन सभी देशों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस नेटवर्क में नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब को पहली बार इंक्लूड किया गया है इस नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क है क्या, ये है क्या, तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, ये पहाड़ ज्योग्राफी आप देख रहे हैं। तो भूवैज्ञानिक विरासत जियोलॉजिकल हेरिटेज है जो नेचुरली उपस्थित है, तो हमें उसे कंजर्व करना है और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे माउंट पैक्टू है जो कि नॉर्थ कोरिया में है और ज्वालामुखी पर्वत है, इसको यहाँ पे जियो पार्क में शामिल किया गया है। दूसरा है ओबेथरन घाटी, सदाबहार अभ्यारण्य है सऊदी अरब में। तीसरा है कंबुला, किंगहाई तिब्बत पठार में चाइना में है। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया हूं, पूरे में आपको नहीं बताया, 16 के नाम बताऊं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। देखो 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं? सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ये इंटरनेशनल बुक डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुक डे मनाते हैं। ठीक है, तो 24 अप्रैल आज है और आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल 2010 को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन्होंने पहला पंचायती राज दिवस मनाने की घोषणा करी थी। भारत के 13 नंबर के PM थे मनमोहन सिंह। और साथियों, पंचायती राज से रिलेटेड आपको मैं बता दूं कि 24 अप्रैल 1993 को 73 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को लाया गया था और इसे इंप्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल को। इसी वजह से 24 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज सपना हमारे भारत के महान जो बापूजी, राष्ट्रपिता जी, उनका सपना था कि अगर आपको देश की तरक्की करना है तो आपको पहले गांव की तरक्की करनी पड़ेगी, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर आपको विकास करना पड़ेगा। तो साथियों, ये व्यवस्था भारत में की गई पंचायती राज। साथियों, इसके अलावा 73 नंबर का जो संविधान संशोधन था 1992, इसमें 16 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए, एक नया पार्ट 9 डाला गया और ये आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक था। इसके अलावा संविधान में 11वें नंबर की शेड्यूल भी इंक्लूड की गई जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान का भाग जो 4 है आपको ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल नंबर 40 है जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो लाने वाले हैं पहले व्यक्ति, वो बलवंत राय मेहता, जिन्होंने 1957 में 3 लेवल के पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। तो पहला ऐसा जो राज्य है राजस्थान है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था 1959 में, राजस्थान के नौगौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। और इसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनी जिन्होंने अपने अलग अलग सुझाव दिए। 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने, जीवीके राव समिति ने 1985 में और हनुमंत राव समिति ने 1983 में। तो आप ये सारी कमिटीज के नेम आप याद रखना। 11 नंबर का प्रश्न रहा, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब यहां पे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। ऑस्कर पियास्त्री ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता है और ये कंपटीशन हुआ था जेद्दा में, कॉर्निश सर्किट पे हुआ था सऊदी अरब में। और यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्म करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर है ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने इसे यहाँ पे जीता है। सेकेंड प्लेस पे मैक्स वर्स्टेपेन है, रेड बुल के लिए राइड करते हैं। तीसरे स्थान पे चार्ल्स लेक्लर्क, मोनाको से फरारी के लिए राइड करते हैं। ठीक है, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर, ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025
हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड जो है वो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। और प्रियंका चोपड़ा जो है अब तो हमारी मतलब भारत में रहती नहीं, विदेश में पहुंच गई हैं। तो भारतीय फिल्म स्टार है प्रियंका चोपड़ा। हॉलीवुड और बॉलीवुड में इनके बहुत ही बेहतरीन कार्य के लिए गोल्ड हाउस गाला 2025 में लॉस एंजलिस में यहाँ पे मनाया गया और पहला ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान इनको यहाँ पे दिया गया। मेरे पीछे आप प्रियंका चोपड़ा देख रहे हैं दोस्तों। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ला को 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, आपको ध्यान में रखना है। वैद ताराचंद शर्मा को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार मिला है और सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड समीर कनोडिया को दिया गया है। दोस्तों आपने 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मात्र 25 मिनट में पढ़ा है। सबसे कम समय में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और इसी जो मोटो के साथ इस क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब प्यारे साथियों, मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे RRR में, जो कि हमारा पैटर्न है। हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है? तो शिक्षा विभाग को यहाँ पे अमेरिका ने बंद कर दिया है, सब बंद कर दिया है। किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को C.DOT ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा इनको अवार्ड मिला है। पुरुष और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दोनों कैटेगरी में। नेडम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? तो नामीबिया की प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ लिया, ओथ लिया है। प्यारे साथियों, कल था 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा है। जो पिंक ई रिक्शा योजना है, जो केवल खासकर महिलाओं के लिए स्टार्ट की गई है, तो महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई है ताकि वो अपना पेट खुद चला सके। किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति है? 10 साल से ऊपर के आयु के बच्चे। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 के PSA सीनियर वर्ल्ड स्क्वैश यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, विश्व आर्थिक मंच ने युवा नेताओं की 2025 की सूची जारी करी है? कितने भारतीयों को शामिल किया है इसमें? 7 भारतीयों को इंक्लूड किया। भारत अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने एक नया रंग खोजा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओलो। गरिया और बोर्शो बोरोन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। भारत ने ISSF विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं दोस्तों। और यहाँ पे पेरू की कैपिटल लीमा में ये कंपटीशन हुआ था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मोंडो डुप्लांटिस को। ठीक है। जेप्टो ने अपना मूल नाम जो है चेंज किया, किराना कार्ड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। तो इसको क्या कर दिया? जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। केंद्र सरकार ने ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे विप्लव कुमार चौधरी, टी शंकर और एम पद्मनाभन को अपॉइंट किया है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य सांख्यिकी 2025 किसने जारी किया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने इस रिपोर्ट को यहाँ पे जारी किया है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को चुना गया और स्मृति मंधाना को फीमेल कैटेगरी में। प्रत्येक 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, आपको ध्यान में रखना है। प्यारे साथियों, ल्यूसेंट जीके में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न आपके आ चुके हैं स्टैटिक जीके के, देखते हैं कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। राजा राम मोहन राय की बुक थी गिफ्ट टू मोनोलिथ्स, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ये फारसी में लिखी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, ड्यूरो मैकेट किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा नए जो छात्र हैं वो स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। दोस्तों अभी स्टडीगर एप्लीकेशन में थोड़ा अपडेट चल रहा है, तो हो सकता है ये अपडेट 12 बजे तक पूरा हो जाएगा, तो आप सभी तब तक वेट कर लेना। नहीं है तो आप PDF जो है, जिन्होंने एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किया उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, नए वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है 12 बजे तक। तो कोर्सेस एंड PDF में जाना। 2024 का 2025 का मंथली करंट अफेयर्स का ईयर बुक है, आप 12 महीने की आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF है
1 साल की टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं और डेली करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं उसकी पीडीएफ है। हमारी टीम बहुत सारे अच्छे कोर्सेस लाई है और टेस्ट पास है जहां पे आप हर एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूजीसी, रेलवे, हर एग्जाम्स की। स्टैटिक जीके की बुक आप सभी मंगाइएगा हमारी वेबसाइट से। ये बुक रामबाण किताब है, आपको बहुत ही हेल्प करने वाली आपके हर एग्जाम में। और करंट अफेयर्स का पैकेज है 2024-2025 का ईयरली पैकेज है, मंथली करंट अफेयर्स आप देखिएगा और टॉपिक वाइज। और इसके अलावा जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स हैं। और साथियों यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले। और ये स्टडी जीके की बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ऑब्जेक्टिव भी है, थ्योरी भी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक बच्चा अगर 5 बच्चों को भी पहुंचाएगा तो इससे हमारी ग्रोथ और बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। आपको लगता है तो करिए, नहीं लगता तो इस पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।